Good morning, प्यारे बच्चों. Today we want to discuss about the effective nuclear charges. जैसा कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, उसके बाद में प्रभावी नाभिकीय आवेश. ओके, और यह है टॉपिक, एक सिंपल टॉपिक है और इसके बारे में भी जानकारी अपन को होना चाहिए. तो सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है. ओके, तो चूंकि इसके लिए हम जानते हैं कि भाई किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. ओके, एम आई राइट. अर्थात किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. ठीक है, इस प्रकार अब देखते हैं कि एटम से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, चूँकि कई प्रकार के उदाहरणें दी गई है. क्योंकि जैसे अपन इसे सोमरफेल्ड की बात करते हैं, सोमरफेल्ड बताता है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार या पैराबोलिक वलय में क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद में सोमरफेल्ड का खंडन हो जाता है. फिर उसके बाद में नील्स बोर आता है, क्योंकि नील्स बोर के द्वारा बताया गया है क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. ओके, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की फोर्स जनरेट होती है. एक तो होता अभिकेंद्रीय बल, एक होता अपकेंद्रीय बल. अर्थात अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं. इस प्रकार न्यूक्लियस के अराउंड ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निश्चित पथ में चक्कर लगाते रहते हैं. ओके, एम आई राइट. अब ये तो हो गई बात. इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तो न्यूक्लियस का भी क्या होता है, उनके प्रति अट्रैक्शन होता है. और चूंकि न्यूक्लियस क्या करता है, एक निश्चित सीमा तक उनको इफेक्ट करता रहता है अपने अट्रैक्शन के द्वारा. ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर ये देखा गया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है, चूंकि सिलेक्टर द्वारा अध्ययन किया गया था और उन्होंने बताया कि नाभिक द्वारा एक निश्चित सीमा तक इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आकर्षण बल अनुभव करते हैं. उसके बाद में क्या होता है, आकर्षण बल कम हो जाता है या क्षीण हो जाता है. तो हमने जैसा कि एक शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, अतः परिरक्षण प्रभाव. क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, नाभिकीय आवेश या नाभिकीय अट्रैक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है. तो इस प्रकार सिलेक्टर ने बताया कि भाई नाभिक के द्वारा एक विशेष प्रकार का जो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन अनुभव करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज बोलते हैं. क्योंकि वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज कहलाएगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाता है. और उसको हमने यहाँ पे जैसे कि एस स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जेड न्यूक्लियस चार्जेज होता है और जेड इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अनुभव किया जाता है. तो इसको एस इक्वल जेड माइनस जेड इफेक्ट लिख देते हैं, या जेड इफेक्ट कितना आएगा जो ओरिजिनल है माइनस उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अपन निकालते हैं. ओके, ये तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज. ओके, अब चूंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है या स्क्रीनिंग आवरण स्थिरांक जो होता है, इसको भी कैलकुलेशन या कैलकुलेट किया जाता है. तो चूंकि आवरण प्रभाव होता है, जब किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो जो आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वह अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा ही काउंट किया जाता है, अर्थात वो बाहर के इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न नहीं होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आवरण प्रभाव अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जनरेट किया जाता है. इस प्रकार एसओपी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो आवरण या स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा या आवरण प्रभाव होगा वो कैसा होता है. अगर एन सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, केवल एस और पी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एन के लिए जो वैल्यू होगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट के आवरण प्रभाव की 0.35 होगी. ओके,
और उसके अंदर वाले यानी कि n-1 के लिए क्या होगा 0.85 होगा। ओके, अगर उसके और अंदर वाले n-2 के लिए क्या होगा वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये तो हो गया s और p इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो आवरण होगा। इसी प्रकार F और D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए क्या होगा, अगर n की वैल्यू है वो n में अगर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं तो उनके लिए तो आएगा 0.35। इसी तरह से n-1 के लिए आएगा 1। ओके, और 1s के लिए आएगा क्या आएगा 1, और हाइड्रोजन के जो 1s इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका वैल्यू होगा 0.05। एम आई राइट। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी अपन क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और इसको अपन को करना है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए अपन स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरण प्रभाव को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैसा कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है 1s2 2s2 2p6 1s 2s 2p 3s 3p। ओके, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 कितने हो गए 13। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। ओके, तो यहाँ पे बाइतम कोष के कुल 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए आवरण स्थिरांक का मान क्या होगा, इनके लिए बात कर रहे हैं, अर्थात 3 इंटू 0.35। ओके, इन सब सेल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान अगर अपन निकालेंगे तो ये आएगा 1.05। एम आई राइट। सेकेंड, n-1 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 8, और इनके लिए आता है 0.85 इक्वल होगा ये 6.80। ओके, और थर्ड की बात करें अपन 1s की, तो इसके लिए जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और 1s का मान क्या है 1.0 अतः 2। अब टोटल हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे। ओके, अतः टोटल नंबर ऑफ आवरण स्थिरांक क्या होगा वो देखेगा, s बराबर 1.05 प्लस 6.80 प्लस 2.0, टोटल इसका जो वैल्यू आता है वो हो गया 9.85। ओके, टोटल स्पिनिंग कांस्टेंट जो आ गया। इसके बाद में प्रभावी नाभिक आवेश देखते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, तो इसमें से 13 माइनस 9.85, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस है ना, यानी कि 13 माइनस 9.85 हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा 3.15। ओके, तो इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज का भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, एम आई राइट। थैंक यू।